रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन या cDNA की फॉर्मेशन में cDNA की ब्लंट एंड प्राप्त कर चुके थे, लेकिन ब्लंट एंड से rDNA का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। उसके लिए ब्लंट एंड को स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड में चेंज करना अनिवार्य होता है। इसके लिए हम लिंकर की मदद लेंगे। ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में बदलने के लिए हम लिंकर का यूज़ करते हैं। लिंकर छोटे आकार के डीएनए के सेगमेंट होते हैं, जिसमें एक या अधिक एंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाए जाते हैं। हाई प्राइम CCGAA TTC GG एक प्रकार का लिंकर है। इसमें EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लिंकर डबल स्ट्रैंड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो लैब में आसानी से केमिकल्स के थ्रू सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। एक तरफ हम डीएनए का ब्लंट एंड cDNA का ब्लंट एंड लेते हैं और एक तरफ हम डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाई जाती है, उस डीएनए के एक छोटे से फ्रेगमेंट लिंकर को लेते हैं और अब इस cDNA के ब्लंट एंड को इस लिंकर के साथ T4 लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमें ये लिंकर्स प्राप्त हो जाते हैं। अब इन लिंकर्स को हम एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो हम किसको ले रहे हैं, EcoR1 को ले रहे हैं। EcoR1 को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो लिंकर हमने लिया हुआ है उसमें EcoR1 की ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाई गई है। अब इस EcoR1 की हेल्प से हम इस लिंकर्स में क्लीवेज करेंगे, कट करेंगे और उसके बाद हमें ये स्टिकी एंड प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार हम cDNA के ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट कर देते हैं या कोहेसिव एंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमने अपने फॉरेन डीएनए का स्टिकी एंड बना लिया है। अब वो कैपेबल हो गया है वेक्टर के साथ जुड़ने के लिए। अब हम एक अच्छे वेक्टर का सिलेक्शन करेंगे। उसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला कि उस वेक्टर में सेल्फ रेप्लिकेशन साइट उपस्थित होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, एक वेक्टर के अंदर, जैसे मान लो ये PBr322 का वेक्टर है, इसमें EcoR1 के लिए केवल एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाया गया है। अगर ज़्यादा रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाए जाएंगे तो जब हम EcoR1 से इसे कट करेंगे तो ये वेक्टर बहुत ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाएगा, एकदम ही डैमेज हो जाएगा। तो एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए केवल एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाया जाना चाहिए और एक वेक्टर के अंदर कई सारे रिकॉग्निशन साइट पाए जाने चाहिए, जिसको कई सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया जा सके। मतलब हमारे पास मल्टीपल चॉइस हो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करने के लिए। मतलब एक से अधिक रिकॉग्निशन साइट पाई जानी चाहिए, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए केवल एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाया जाना चाहिए। तीसरी बात, इसमें वेक्टर में जो वेक्टर हम यूज़ करेंगे उस वेक्टर में मिथाइलेज एंजाइम अनुपस्थित होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। अगर मिथाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है तो अगर हम उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसमें क्लीवेज करेंगे, कट करेंगे, तो मिथाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में वह वापस से जुड़ जाएगा। मिथाइलेज एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के प्रति रेजिस्टेंट रखता है। वो रेजिस्टेंट ना रखे, इसलिए हम ऐसे वेक्टर का चुनाव करेंगे जिसमें मिथाइलेज एंजाइम अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर का पाया जाना।
सेलेक्टेबल मार्कर से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा आरडीएनए वाला वेक्टर होस्ट सेल में गया कि नहीं गया, और जो होस्ट सेल में जो वेक्टर गया है वो हमारा आरडीएनए वाला वेक्टर है या नहीं। तो होस्ट सेल में वेक्टर का जाना क्या कहलाता है? ये ट्रांसफरमेंट कहलाता है, सेल का ट्रांसफरमेंट हो जाना। तो इससे हम सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हम ये पता करते हैं कि हमारी जो सेल है वो ट्रांसफॉर्मेंट हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए भी हम PBR 322 के एग्जाम्पल को ही समझेंगे, ये आसान होगा सेलेक्टेबल मार्कर को समझने के लिए। PBR 322 एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। इसमें वो सभी गुण पाए जाते हैं जो एक अच्छे वेक्टर में होने चाहिए, क्योंकि इसे इस प्रकार से मॉडिफाइड करते हुए बनाया गया है। इसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर पाए जाते हैं, पहला एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। ये दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं। इनको हम सेलेक्टेबल मार्कर की तरह कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ जोड़ करके आरडीएनए बना लेंगे। ठीक है, अब उस आरडीएनए वाले वेक्टर को हम एक होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब हम ये देखते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से कि होस्ट सेल के अंदर हमारा वो आरडीएनए वाला वेक्टर गया है या नहीं गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो हम बहुत सारी बैक्टीरियल सेल लेते हैं, बहुत सारी होस्ट बैक्टीरियल सेल लेते हैं अपने आरडीएनए को इंसर्ट करने के लिए। हम यहाँ पर केवल 3 बैक्टीरियल सेल लेकर समझाएंगे। हम 3 पेट्री डिश लेंगे, उसमें हम अगार जेल डालेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे और सबसे पहले हम एम्पिसिलिन डालेंगे। ठीक है, अगर हमारी पहली पेट्री डिश में एम्पिसिलिन डालने के बाद वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, इसका मतलब उसमें हमारा वेक्टर चला गया है। ठीक है, मतलब अगर एम्पिसिलिन डालने के बाद बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वेक्टर चला गया है और वो सेल कैसी है, ट्रांसफॉर्मेंट सेल बन गई है। अब हम ऐसा ही दूसरी पेट्री डिश के साथ करेंगे, उसमें भी एम्पिसिलिन डालेंगे। अगर उसमें भी हमारा बैक्टीरिया ग्रो करता है तो वो सेल भी क्या हो गई है, ट्रांसफॉर्मेंट सेल बन गई है, क्योंकि उसमें भी हमारा वेक्टर चला गया है। लेकिन तीसरी पेट्री डिश में अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रोथ नहीं करती है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें हमारा वेक्टर नहीं गया है और वो सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। इसको हम अलग कर देंगे। अब हमारे पास 2 पेट्री डिश हैं जिसमें हमारा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है एम्पिसिलिन डालने के बाद, यानी वो दोनों सेल ट्रांसफॉर्मेंट हैं। अब क्या करेंगे, अब हम कैसे पहचानें कि इन दोनों पेट्री डिश में जो वेक्टर है उसमें हमारा आरडीएनए वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला वेक्टर कौन सा है, इसको हम कैसे पहचानें। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक रेप्लिका प्लेट लेंगे। रेप्लिका प्लेट क्या करेंगे, हम एक कपड़ा लेंगे और उस कपड़े को इन दोनों पेट्री डिश के ऊपर ऐसे ले जाकर छाप देंगे और निकाल लेंगे, जिससे इन दोनों पेट्री डिश की जो बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी हुई थी वो अलग अलग स्थान पर इन दोनों बैक्टीरिया की कॉलोनीज आ जाएं। और फिर उस कपड़े में हम, जिसमें इन दोनों बैक्टीरिया की अलग अलग कॉलोनीज बनी हुई है, उसमें हम टेट्रासाइक्लिन को डाल देंगे। अगर टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद भी अगर कोई कॉलोनी ग्रोथ करती है, एक चीज़ और थी जो हम अभी आपको नहीं बता पाए, हमने जो अपना आरडीएनए बनाया है उसमें वेक्टर में जो हमने कट लगाया था, ठीक है, आरडीएनए पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर से जोड़ने के लिए हमने वेक्टर में जिस स्थान पे कट लगाया था वो टेट्रासाइक्लिन वाले जीन का स्थान था। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को हटा करके हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के अंदर जोड़ा था और आरडीएनए का फॉर्मेशन किया था। अगर
टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद भी कॉलोनी ग्रोथ कर रही है। देखो, जब हम टेट्रासाइक्लिन के जीन को हटा दिए तो उस स्थिति में टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद अगर कॉलोनी ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब उसमें टेट्रासाइक्लिन का जीन है, यानी उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो वो वेक्टर हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है। दूसरे वाली कॉलोनीज में टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद भी कॉलोनी ग्रोथ नहीं कर रही है, यानी उसमें टेट्रासाइक्लिन का जीन नहीं है, उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यही हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल तैयार होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आरडीएनए का होस्ट सेल के अंदर कैसे ट्रांसफर होता है, वेक्टर के माध्यम से और बिना वेक्टर के, इन दोनों बातों को विस्तार से जानेंगे।